भाभी जी हम सबको नए साल की शुभकामना दे दीजिए, और अगर आपको ढप्पू जी कोई एक प्रसंग याद आ जाए तो सुना दीजिए। विषय जो था साहित्य और सभा, सेंट्रल पॉइंट जो था, तो मैंने कहा साहित्य में कोई दो चार लोग आएंगे और इस बेचारे को मेरे सहारे की जरूरत है। तो चला आया मुझे क्या गजलें तो मैं लिखता नहीं, कुछ तुकबंदियाँ कर लेता हूँ, लेकिन निदा फाजली ने एक बार पढ़ ली तो उसने कहा ये तो गजल है, तुकबंदी क्यों कहते हैं। एक छोटी सी तुकबंदी पहले सुना गजलों गजल कैसे। एक इन्हीं के प्रोग्राम में मैं गया, बाहर भारत के लोग आते, भारत की महिलाएं भी आती। एक प्रोग्राम में एक हॉट ट्रेंड में आ गई थी, चूंकि मैं 90 का हूँ तो इंस्पायर हो गया। वहीं मैंने चंद आजाद के क्या कहेंगे, मैंने तेरा नाम उस हॉट ट्रेंड को मद्देनजर रखकर कहा, मैंने तेरा नाम धरती पर लिख दिया, किसानों के बैलों ने उसे मिटा दिया। वाह। मैंने तेरा नाम आकाश पर लिख दिया, मैंने तेरा नाम आकाश पर लिख दिया, बादलों ने उसे मिटा दिया। मैंने तेरा नाम पानी पर लिख दिया, लहरों ने उसे मिटा दिया। अब तुकबंदी को पूरा करना है तो मैंने कहा कि मैंने तेरा नाम अपने दिल पर लिख दिया, न तू मिटा सकी न तेरा बाप मिटा सका। वैसे आज का सबसे बड़ा दिलचस्प साहित्य और समाज, काफी लोगों ने काफी कुछ कहा हो, तो मैं वो भी सोचता हुआ आ रहा था, तो उसके बारे में कुछ गुंजाइश है कि साहित्य और समाज। तो साहित्य पर जब हम पहले आते तो सवाल ये उठता है, मैं खुद साहित्यकार हूँ, तो साहित्य का क्या सोच कर लिखता है, क्या वो समाज को सोच कर लिखता है या पब्लिशर को सोच कर लिखता है या मार्केट को सोच कर लिखता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि क्या वो पैसे के लिए लिखता है या मन की भड़ास निकालने के लिए लिखता है, काहे के लिए लिखता है। दूसरी बात, साहित्यकार जो लिखता है, हम जब पढ़ रहे जैसे शरद बाबू है, रविंद्र बाबू है, हमारे यहाँ के मंटो है, अब इन लोगों ने जो लिखा है, इन लोगों ने ये सोच कर तो नहीं लिखा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो फील होता है, जो भीतर से अंदर से कुछ उभर कर सामने आता है, जैसे हॉट पेन सामने आ गई तो लिखती है, उसी तरह मेरा जो लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो पहले तो मैं फरमाइशी राइटर था। फरमाइशी इस माने में किसी ने कहा थ्रिलर लिख दो तो थ्रिलर लिख दिया, किसी ने कहा व्यंग लिख दो व्यंग लिख दिया। इस तरह इस साहित्य में एंट्री हुई, लेकिन मेरे जहन में कुछ ये नहीं था कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था पैसे के लिए। उसके बाद में इकोनॉमी जब सेटल हुई, घर की इकोनॉमी, राशन पानी के जो प्रॉब्लम थे सॉल्व हो गए, तो फिर मैं अपने लिए लिखने लगा। अपने लिए लिखने लगा तो मेरे जहन में ये रहता था
कि मैं क्या कुछ ऐसी बात भी दे जाऊं मेरे साहित्य में कि जो लोग याद रखें। नॉर्मली ये होता है कि आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग किताबें पढ़ लेते हैं, तारीफ बहुत करें, वाह क्या बात, वाह बढ़िया लिखा है, शरद बाबू का जवाब नहीं, रविंद्र बाबू का जवाब नहीं, लेकिन उसमें से आपने क्या पिकअप किया और उसका अमल कहाँ किया। जो बात आपको छू गई वो तो 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पॉइंट पकड़ लेते हैं कि भाई राइटर ये कहना चाहता है। मिसाल के तौर पर मैंने ओशो की एक किताब पढ़ी। ओशो की किताब में बड़ी जबरदस्त बात थी उसमें वो उसका वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें ओशो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है। तो एक मुसलमान बैठा था, उसने कहा इस्लाम। दूसरा हिंदू बैठा था, उसने शिव जी का नाम लिया, जो उसको उसकी पसंद जो थी, उसको जिस धर्म में पैदा हुआ। किसी ने क्रिश्चियनिटी को कहा। ये सबकी बातें सुनने के बाद ओशो ने फिर बम फेंका सारे भक्तों पर और सवाल ये किया कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम बेहतर है या हिंदू धर्म बेहतर है या क्रिश्चियनिटी बेहतर है, तो पहले ये बताइए कि ये धर्म आपने चुना है या आपके माथे पर थोपा गया है। इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं मैं भी उसी में शामिल था। जब ये झटका लगा तो फिर मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि फिर मैं मुसलमान धर्म में पैदा, कम से कम मुसलमान धर्म के बारे में जानूं तो सही कि वो मोहम्मद कौन थे। शायद कोई मुसलमान बैठा हो तो बुरा ना माने, लेकिन वो अंगूठा चाट थे। किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, कहीं कोई डिग्री, फेक डिग्री भी नहीं दिखाई उन्होंने किसी को। फिर भी ये सवाल जो मुझे आ रहा है, फिर भी आधी दुनिया को कायल कैसे कर दिया। तो स्पेन से लेकर रशिया तक इस्लाम कैसे फैला, तो उस बंदे में कोई बात तो होगी। कहने का पॉइंट ये है कि मैंने पिकअप करके उस पर अमल किया। मोहम्मद की 2 बायोग्राफी पढ़ ली मैंने। एक शिया आलिम की लिखी हुई थी। शिया आलिम ने बायोग्राफी तो बिल्कुल चलती रही, जो हम लोग मुल्लाओं की ज़बानी सुनते रहते वही थी, लेकिन टिल्ट जो था वो कि शियाइज़्म इज द बेस्ट, बाकी सारे है, सुन्नी है, वहाबी है, ये है वो है, अपनी जगह पर। फिर मैंने दूसरी बायोग्राफी ली तो वो सुन्नी आलिम की थी, वो भी सारी बायोग्राफी चल रही है और टिल्ट आता जा रहा है कि भाई सुन्नीइज्म जो है वो श्रेष्ठ है, बाकी सब है अपनी जगह पर ठीक है। अब मुझे लगा कि कोई किसी ऐसे राइटर की किताब पढ़नी चाहिए। पेंगुइन ने छापी है, आप सब पढ़िए, उसमें सारी सच्चाई दी गई है कि मोहम्मद कौन थे, उनकी कमजोरियां क्या थी, वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़े, कैसे ये इस्लाम धर्म फैला, ये सारी बातें उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ दी थी। यानी कि अच्छाइयाँ भी, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। हमने गांधी फिल्म देखी है, आप सबने देखी होगी गांधी फिल्म, सारी पॉजिटिव बातें। लेकिन सुभाष बाबू ने एक किताब लिखी है, सुभाष चंद्र बोस, द ब्लंडर्स ऑफ गांधी। वो गांधी फिल्म में एक भी ब्लंडर बताया नहीं। उसी तरह मोहम्मद की जो बायोग्राफी पढ़ी, अगर कोई राम पर कोई हिंदू लिखता है, चाहे कितनी भी ईमानदारी से लिखे, लेकिन उसका मन तो वही लगा हुआ है, वो नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। इसी तरह हर धर्म के साथ हुआ है। अब जब मुझे मोहम्मद टोटली समझ में आया तो
पता चला कि अब तक जो मुल्लाओं ने मुझे सिखाया था, समझाया था, उसमें से आधा कूड़ा था, आधा कूड़ा, यानी 50% कूड़ा मिट गया। इस्लाम के बारे में जो जो बातें होती थी, ऐसे हिंदू धर्म के बारे में होती रहती है, हर दबा में होती रहती है। और मैंने तय किया कि इम्प्लीमेंटेशन पर आ रहा हूँ कि आप जो भी किताब पढ़ो उसमें वो पॉइंट पकड़ो कि कहना क्या चाहता है राइटर, अगर सही है, चाहे मंटो हो, चाहे रविंद्र बाबू हो, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले ओशो का वो जुमला जो था जिसने ट्रिगर किया ये सारा रास्ता मेरे लिए खोला, वो यही था कि थोपा गया है या आपने चुना है। तो मैंने अपने दोनों बेटों को, जो 7 साल के और 10 साल के थे दोनों बेटे, अब मैं इन पर थोपूं, मैं भी इस्लाम को। अब बीवी मेरी जो थी वो पाक नमाजी, कुरान, रोजे, ये वो बुर्का बुर्का सब उसका चल रहा था। उसको तो मैं रफ्ता रफ्ता बुरके से बिकिनी तक ले आया, लेकिन ये शुरुआत के दिन थे तो पहले उसको कन्विंस करना था मुझे। तो मैंने बीवी से कहा कि देखो, हम एक बच्चे अभी तो कुछ समझ नहीं रहे, तुम्हारी बात भी उनके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो एक काम करते 1 साल के लिए ट्रेनिंग लगाते हैं इस्लाम का, देखते 1 साल में क्या नतीजा आता है। अगर उनको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ जाए इस्लाम, नहीं लगता है तो चुने। ये सिचुएशन खड़ी की, मैंने बीवी खुश हो गई। 6 महीने तक तो गाड़ी चलती रही, बच्चे नमाज पढ़ते रहे, कुरान शरीफ पढ़ते रहे, जो भी रोजे रखते रहे, सब करते रहे। 6 महीने के बाद बड़ा बेटा आकर मुझसे कहता है, डैड बोर हो गए, डैड बोर हो गए। तो अब दया करो हम पर। मैंने कहा अभी 1 साल का बेटा, 6 महीने ही हुए हैं, जरा 1-2 मिनट ट्राई करके देखो। करते करते उन्होंने फिर हमें ही कहना पड़ा, चलो बंद करो। और तब विपश्यना वाले यहाँ आए, विपश्यना वाले गोयम का 69 की बात है। और मैंने भी ये इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दिया था, मैंने देखते विपश्यना वाले क्या थे, तो मैं चला गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 दिन में मेरी काया पलट हो गई। इसे धर्म से कोई मतलब नहीं, विपश्यना वाले कोई धर्म का प्रचार नहीं करते, वो सिर्फ दिमाग को साफ करो, क्लैरिटी के साथ देखो। मकसद उनका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट ये है। तो 10 दिन तक आपको खाना पीना फ्री देते हैं और 10 दिन में दिमाग में जो कूड़ा भरा है वो सारा निकाल के साफ करते हैं और आपके सामने सच्चाई को लाकर खड़ी कर देते हैं। मुझ पर इतना जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ उसका, और वहाँ बच्चों का भी कोर्स था, तो मैंने दोनों बच्चों को कहा जाइए जरा वहाँ देखो कैसा क्या लगता है। उनका 4 दिन का कोर्स था, बड़ों के लिए 10 दिन का था। तो 4 दिन के बाद वो लौटे तो डांस करते हुए आए, डैड दिस इज द थिंग वी वांट। यहाँ से उनका सफर शुरू हुआ बुद्धिज्म से। ये विपश्यना वाले थे, बेसिकली बुद्धिस्ट थे, लेकिन बुद्धिज्म का प्रचार नहीं कर रहे थे कि भाई ये सच्चाई ये है, उसके बाद में जो ठीक लगे आप वो करो। अब ये बच्चे जो है, ये उनका सफर जो शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? 4 दिन से। 4 दिन में काया पलट हो गई और वो 20-25 साल तक चलता रहा। और अब दोनों चलता रहा से मतलब ये है कि उसके बाद में उनको कोई सूफी मिल गया तो सूफी के साथ जुड़ गए, तो सूफीज्म के बारे में काफ़ी जान लिया, जिसमें काफ़ी सच्चाइयाँ और है इस्लाम के बारे में। उनको फिर ये ओशो का कोई शिष्य मिल गया, उसने अपने विचार दिए इनको। तो इस तरह सारे धर्मों के विचार उनमें उतरे और आज दोनों बच्चे न हिंदू है न मुसलमान है, दोनों पक्के इंसान हैं। वाह वाह वाह। तो साहित्य और समाज में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी पढ़ते हैं आप उनसे कहिए कि भाई आपने क्या उसमें से पिकअप किया। मेरा ये मुझे याद है फिल्म देखी थी
वाह वाह क्या बढ़िया फिल्म थी ये वो, लेकिन क्या आपने पाया, कमाल। क्या खोया, ये बताइए आप। तो वो एक हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म टिकेगी। मैंने गर्म हवा फिल्म देखी थी यार, बलराज साहनी की, अद्भुत फिल्म। उसमें एक सीन था जिसमें 5-6 कॉलेज के लड़के, हिंदू भी है मुसलमान भी है, सब डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। उसमें एक लड़के को जॉब लग गई थी, 1 लाख की सैलरी। तो मुसलमान लड़का जो था बैठा हुआ था, उसने कहा भाई ये तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है आज़ादी के बाद का, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू है, जॉब उसी को मिलेगी ना, मुसलमान को कौन देगा। ये बड़ी फ्रेंडली बातें हो रही। तो दूसरा हिंदू कहता है कि इसके बाप ने ₹1,00,000 दिया, तेरा बाप 1 लाख पर ₹1 ज्यादा देता तो तुझे मिल जाते। ये इस तरह की उस फिल्म ने ये दिमाग से ये मिटा दिया कि भाई ये आज़ाद मुल्क है, ये सबके लिए है, सबकी भलाई के लिए है, और हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। फिर से आप आइए इसकी चर्चा करेंगे। राइट, मैं तुम्हारी तारीफ करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने शायद पहले बताया कि मैं आज का प्रोग्राम आने वाला नहीं था, यही सोच कर नहीं आने वाला था कि साहित्य समाज में कौन आएगा, 2-4 लोग होंगे तो सब उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चल आया। आने का मकसद सिर्फ इतना था, लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे करते हैं। आपको फिर भी थोड़े कम नजर आ रहे हैं, वरना तो हाउस पैक होगा इनका। तो मैं कोई बात नहीं, फिल्म की बात करते हैं। चलिए हाँ, क्लोज कीजिए। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करना है। आपका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। मैं सब पर आ रहा हूँ, लेकिन आप सब है यार, इनकी तो पहले इनका अधिकार है, इसके बाद में आप सबका है। आप सबको मतलब आज जो मौके भी मिल रहे हैं, तो कोई जगह नहीं दे रहा, वो यहाँ आकर मंच पर आकर माइक पर बोल सकता है। ये इन्होंने कई पोएट इंट्रोड्यूस किए जो हमारे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहीं से मुझे लग रहा है कि 3-4 नए, इसी तरह हर प्रोग्राम में 2-3 नए लोग आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये खुद भी अपना स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, बढ़िया गज़लें भी लिख रहे हैं, और उनकी गज़लों को मैं फेसबुक पर फॉलो भी करता हूँ। जब अच्छी लगती है, मेरे दिल को छू जाती है, तो मैं अंगूठा भी दिखा देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सब पधारे इसके लिए। इनकी ओर से तो ये तो शुक्रगुजार है, मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जिसकी उम्मीद नहीं की थी उससे बहुत ज़्यादा लोग। सबका धन्यवाद।